नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं साईनाथ नारायण भावसार आज आपके सामने थोड़ा सा हटके वीडियो लेके आया हूँ। तो आपने मेरा यूट्यूब पे एक वीडियो चैनल देखा ही होगा, साईनाथ भावसार नाम का वीडियो चैनल है। उस पर मैं हमेशा फॉर क्लास 12 साइंस मैं हमेशा केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। और अभी हाल ही में मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कि 10th के बाद आप क्या कर सकते हो, लेकिन वो वीडियो मराठी में था। और उससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, वो वीडियो था 12th और 15 के बाद, मतलब 12वीं और 15वीं के बाद आप क्या कर सकते हो, वो भी वीडियो मराठी में था। तो बहुत जन से मुझे मैसेज आए, बहुत स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किया कि सर आपने मराठी में वीडियो बनाए हैं तो ठीक है, आप हिंदी में भी ऐसा एक वीडियो बना दीजिए, मतलब हम लोग को जानकारी प्राप्त हो जाएगी। उन्होंने मेरा वो वीडियो भी देखे, उनको भी बहुत अच्छा लगा। तो मैंने सोचा ठीक है, मैं भी मेरे इन सब स्टूडेंट्स के लिए मैं एक वीडियो हिंदी में बना देता हूँ, ठीक है। तो अभी कुछ दिनों में आपका रिज़ल्ट आने वाला है, डेट डिक्लेयर होगी, उसके बाद वो डेट आने तक आपको तो चैन पड़ने वाला नहीं है। और मुझे लगता है आप सब बहुत अच्छे गुणों से, मार्क्स से पास हो जाओगे, क्योंकि आपने बहुत अच्छी मेहनत की है, आपने बहुत अच्छा पेपर लिखा है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे परसेंटेज मिलेंगे। लेकिन सिर्फ अच्छे परसेंटेज मिलना ये बड़ी बात नहीं होती है। उसके बाद आप कौन सा डिसीजन लेने वाले हो, किस ब्रांच में, किस शाखा में आप जाओगे, वो मेन बात होती है। तो वो जो उलझन है आपकी, वो थोड़ी दूर करने के लिए मैं आज ये वीडियो आपके सामने रख रहा हूँ। तो बहुत से स्टूडेंट्स को उनके पेरेंट्स ने बोला होगा कि अभी 10वीं का रिज़ल्ट तेरा जल्दी आने वाला है, तू क्या करने वाला है, कौन सी शाखा सिलेक्ट करने वाला है, कौन सी ब्रांच तू सिलेक्ट करेगा। तो आप ऐसे ही बोल देते हो कि मैं आर्ट्स लूँगा, मैं कॉमर्स लूँगा, मैं साइंस लूँगा। लेकिन जब एक्चुअल में रिज़ल्ट आता है और जब आप ऑनलाइन उसके लिए प्रोसीजर फॉलो करते हो, तो आपके मन में तीनों ब्रांचेस रहते हैं, आर्ट्स लूँ कि साइंस लूँ कि कॉमर्स लूँ। बहुत उलझन रहती है। आपके फ्रेंड्स आपको बोलेंगे कि तू ये ले, तेरे को इतना अच्छा परसेंटेज है, तू साइंस ले ले। आपके माता पिता बोलेंगे कि अपना बजट नहीं है तो हम लोग नॉर्मली कॉमर्स ले ले। अगर कोई आपका भाई होगा और अगर उसको आर्ट्स में बहुत दिलचस्पी होगी, तो आप क्या करोगे, वो आपको बोलेगा कि आप आर्ट्स ले लो, ठीक है। तो बेटा नॉर्मली आपको क्या रहेगा, आपको उलझन रहेगी। तो वो उलझन मिटाने के लिए मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, ठीक है। तो चलो अभी 10वीं के बाद हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी शाखाएँ हमारे महाराष्ट्र में हैं। आप किस फील्ड में जाके अपना करियर क्या क्या बना सकते हो, उसके बारे में मैं आज आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, ठीक है। तो चलो चालू करते हैं। तो मुझे जहाँ तक आपको लगता है, हमारे महाराष्ट्र में 3 शाखाएँ होती है। 10वीं के बाद 3 शाखाएँ होती है, पहली आर्ट्स, दूसरा कॉमर्स और तीसरा साइंस, बराबर है। लेकिन बहुत कम जन को पता है कि उसके बाजू में चौथी जो शाखा होती है वो डिप्लोमा की शाखा होती है। इतना याद रखो, मतलब चौथा जो ब्रांच है वो डिप्लोमा है। डिप्लोमा बहुत कम लोगों को मालूम रहता है, ठीक है। क्योंकि आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस ये नॉर्मली हम लोग बोलते हैं ना कि पुराने ज़माने से वही फॉलो करते आ रहे हैं। तो आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स सबको पता है, लेकिन डिप्लोमा के बारे में किसी को कुछ पता नहीं है इतना। तो मैं उसके बारे में भी जानकारी दूंगा। इस वीडियो के अंत में मैं आपको वो जानकारी देने वाला हूँ, ठीक है। तो चलो, अभी मेरे पीछे जो वाइट बोर्ड लगा है आप उधर देख रहे होगे, तो मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन लिख के रखी है, ओके। आपके मन की जो उलझन है वो मिटाने की मैं अभी कोशिश करूँगा। अभी मैंने जो भी कोर्सेस इसमें लिखे हैं, इस वाइट बोर्ड पे लिखे हैं, उतने ही कोर्सेस आपको करने, ऐसा नहीं है। अगर आपका मन किसी और फील्ड में जा रहा है तो आप वो कर सकते हो, लेकिन आपको बेसिक नॉलेज देना मेरी जिम्मेदारी है। तो मैं हमेशा आपके लिए ऐसे वीडियोज़ अपलोड करते रहूँगा। और प्लीज़ उस वीडियोस को आप देखना और आप अपना रास्ता सिलेक्ट करना, क्योंकि आपको उस रास्ते पे चलना है, किसी और को नहीं। तो चलो हम लोग चालू करते हैं। 10वीं के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, व्हाट आफ्टर 10th बाय साईनाथ नारायण भावसार, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो आपको मालूम है महाराष्ट्र में 10वीं के बाद 3 शाखाएं होती है, आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस। तो देखते हैं हम लोग आर्ट्स में क्या क्या कर सकते हैं, हम लोग कॉमर्स में क्या कर सकते हैं, और हम लोग साइंस के थ्रू किस फील्ड में जा सकते हैं, किस फील्ड में हम लोग को अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, किस फील्ड में हम लोग को काम करने का मौका मिलेगा, वो सब मैं आज आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। चलो चालू करते हैं। इधर मैंने हेडिंग भी लिख के रखी है, व्हाट आफ्टर 10th बाय साईनाथ भावसार,
ठीक है। चलो, अभी ये इन्फॉर्मेशन आपको यूट्यूब पे अगर आप डालो पुटअप करोगे कि व्हाट आफ्टर 10th या 10वीं के बाद कौन सी शाखा चुने, तो आपको बहुत सारे वीडियो आ जाएंगे। आप उस वीडियो का भी सहारा ले सकते हो। ठीक है। चलो, अभी देखो 10th के बाद आपके पास महाराष्ट्र में 3 ब्रांचेस नॉर्मली है। फर्स्ट है आर्ट्स है, दूसरी कॉमर्स है, तीसरा साइंस है। इसको हम लोग स्ट्रीम्स भी बोलते हैं। ओके, आर्ट स्ट्रीम्स, कॉमर्स स्ट्रीम एंड साइंस स्ट्रीम, मैं ब्रांचेस बोलता हूँ। ठीक है। चलो, अभी देखते हैं आर्ट्स के थ्रू आप क्या क्या बन सकते हो। हमेशा याद रखिए, आपको जो लक्ष्य बनाना है, जो आपको बनना है, वो लक्ष्य अभी से ही निर्धारित कर लीजिए। क्योंकि अगर आप रिजल्ट लगने के बाद सब सोचेंगे तो तब तक आपका समय बीत चुका होगा, आपको समय मिलने वाला नहीं है। क्योंकि ऑनलाइन प्रोसीजर की कुछ नॉर्मली कुछ क्या बोलते हैं, कुछ समय होता है, उस समय में ही वो ऑनलाइन प्रोसेस करनी पड़ती है। तो उस वक्त सोचने के बजाय आप ये वीडियो देखने के बाद अपने मन में रखिए कि क्या करना है। सर ने ये बताया है तो मैं ये करूँगा, उसके लिए मुझे ये करना पड़ेगा, ये ब्रांच सिलेक्ट करनी पड़ेगी। तो अभी से आप वो उलझन को मिटाने की कोशिश ज़रूर करना। ठीक है। तो चलो, अभी हम लोग चालू करते हैं। देखते हैं आर्ट्स में अगर आपने आर्ट्स चुना, आर्ट्स सिलेक्ट किया, तो नॉर्मली क्या होता है, क्या क्या बन सकते हैं। चलो, इसके बारे में और एक मैं बात बताता हूँ कि हमारे समाज में एक बोलते हैं ना गलत बात नहीं बोलूँगा मैं, हमारे समाज में एक विचारधारा है कि जिसको हाई परसेंटेज मिला है, जिसको 90 के ऊपर परसेंटेज मिला है, वो हमेशा साइंस में ही जाना चाहिए। जिसको 70 से 80 के बीच में मिला है परसेंटेज, उसको कॉमर्स में जाना चाहिए। और बेचारा जो 70 के नीचे है, वो हमेशा आर्ट्स में जाना चाहिए। ये विचारधारा हमारे समाज में दिखाई देती है। लेकिन अभी 5-6 सालों से ये विचारधारा भी अभी बदल चुकी है। मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा वो विचारधारा कैसे बदली है। ठीक है। तो चलो, हम लोग देखते हैं व्हाट आफ्टर 10th हम लोग क्या बन सकते हैं, कौन सी ब्रांच लेने पे हम लोग उसमें क्या करियर कर सकते हैं। तो उसके बारे में मैं आपको आज अभी इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। तो देखो अगर आपने आर्ट्स लिया तो आप ये सब करियर कर सकते हो। ठीक है। आर्ट्स में आप टीचर बन सकते हो। यस, आप आर्ट्स में डिग्री लीजिए। उसके बाद बीएड नाम का एक कोर्स होता है, बीएड ये नाम का, वो नॉर्मली टीचर्स लोगों के लिए रहता है। अगर टीचर्स की आपको डिग्री चाहिए तो आपको बीएड करना पड़ता है डिग्री के बाद। तो अगर आपको टीचर बनना है तो आर्ट्स से आप बन सकते हो। जर्नलिज्म मतलब आप बोलोगे पत्रकार, हम लोग बोलते हैं ना पत्रकार, जो हमारे मेन स्तंभ है, हमारे भारत देश के जो मेन स्तंभ है, प्रिंट मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। मतलब जो अखबार हम लोग पढ़ते हैं और जो टीवी पे देखते हैं, जो न्यूज़ आती है, जो समाचार आते हैं, वो हमारे भारत देश के चौथे स्तंभ है। इतना याद रखिए। तो जर्नलिज्म, पत्रकार क्षेत्र में भी आप अपना नाम कमा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद लॉयर, अभी आप बहुत सारे क्या बोलते हो पिक्चर देखते हो, ठीक है, सिनेमे देखते हो, तो आपको इतना उसमें नॉर्मली हर एक सिनेमे में कोई ना कोई लॉयर तो होता ही होता है। आप उनके जो भी कार्यकारिणी है वो देखते रहते हो और आपके मन में विचार आता है कि यस, मैं भी ऐसा लॉयर बनूंगा। तो जो लॉयर नॉर्मली गुनहगारों को जो भी सज़ा देने का काम करते हैं, सज़ा दिलवाने का काम करते हैं, अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो आप इसमें लॉयर भी बन सकते हो। ठीक है। उसके बाद रिसर्च, आर्ट्स में रिसर्च, अगर आपको किसी पर्टिकुलर फील्ड में, आर्ट्स के पर्टिकुलर फील्ड में, आर्ट्स में भी जो सब्जेक्ट होते हैं उसमें अगर आपको रिसर्च करना है, आपको संशोधन करना है उसमें, तो आपको रिसर्च करने का भी मौका आर्ट्स के थ्रू मिल सकता है। उसके बाद है फाइन आर्ट्स। अभी फाइन आर्ट्स स्टूडेंट्स को इतना मालूम नहीं रहता है, इवन आपके पेरेंट्स को या आपके रिलेटिव्स को भी इतना मालूम नहीं रहता है फाइन आर्ट्स होता क्या है। फाइन आर्ट्स मतलब क्या, आपके अंदर जो कला है, किसी को नॉर्मली ड्राइंग की कला होती है, किसी को नॉर्मली कागज़ से कुछ वस्तुएं बनाने की कला होती है, और क्राफ्टिंग बोलते हैं, क्राफ्टिंग, ड्राइंग, या किसी को कुछ मतलब बहुत अच्छा काम, डिज़ाइनिंग का काम करने की इच्छा होती है। लेकिन हमेशा याद रखो, इच्छा रहना, उसको कैसे भी बनाना और उसको प्रोफेशनल तरीके से बनाना बहुत अलग होता है। तो आपके अंदर जो गुण है, जो डिज़ाइनिंग का गुण है, जो चित्रकार का गुण है, या जो भी हस्तकला बोलते हैं हम लोग उसको, उसका गुण है, तो उसको प्रोफेशनल बनाने के लिए आपके लिए आर्ट्स के थ्रू ये शाखा प्रदान की गई है,
फाइन आर्ट्स नाम की। अभी बहुत से इंस्टीट्यूट 10वीं के बाद उनकी एग्ज़ाम लेते हैं और आपको उसमें एडमिशन देते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप जाओगे 10वीं आप 11th और 10वीं के बाद आप 11th और 12th आर्ट्स से कीजिए। उसके बाद 12th के बाद अगर किसी कॉलेज में फ़ाइन आर्ट्स सिखाया जा रहा है तो आप उसमें एडमिशन ले सकते हो। इतना याद रखिए, ये स्किल डेवलपमेंट है, मतलब आपके अंदर जो कला है उस कला को प्रोफेशनलिज्म में लाने का काम ये फ़ाइन आर्ट्स ये शाखा करती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग जाएंगे प्रिंट मीडिया। अभी आप बोलोगे सर प्रिंट मीडिया होता क्या है, तो मुझे लगता है जब मोबाइल नहीं था तो सब लोगों को एक ही सुबह सुबह एक ही चीज़ हमेशा लगती थी, वो मतलब क्या, अखबार पढ़ना। आज भी बहुत से गाँव में अखबार पढ़ा जाता है। मेट्रो सिटीज़ में लाइक मुंबई में भी अभी तो मोबाइल का ज़माना है, ऑनलाइन ही न्यूज़ आती है, लेकिन आप देखोगे कि हमारे घर में जो भी बड़े रहते हैं वो हमेशा अखबार को ही पढ़ते हैं, बराबर ना। तो अगर आपको अखबार क्षेत्र में कुछ काम करना है तो मित्रों आप फाइन आर्ट्स को चुन सकते, सॉरी फाइन आर्ट्स नहीं, प्रिंट मीडिया को आप चुन सकते हो। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मतलब क्या, न्यूज़ देखना। टीवी पे जो भी न्यूज़ आते हैं आप देखते हो, अभी न्यूज़ कितना इम्पोर्टेंट रहता है आपके लिए। न्यूज़ के थ्रू ही आपको पूरे दुनिया में क्या चालू है वो सब इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। तो आर्ट्स के थ्रू आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी काम करने का मौका मिलता है एज ए न्यूज़ एंकर। जो न्यूज़ बताते हैं, जो व्यक्ति बताते हैं, वो बनने का मौका आपको मिलेगा। उसके बाद आर्कियोलॉजिस्ट, ये थोड़ा अलग ब्रांच है, थोड़ी हटके ब्रांच। अगर बोलोगे ना मुझे हटके करियर करना है तो मेरे हिसाब से आर्कियोलॉजिस्ट इज़ द बेस्ट वन। अभी आप बोलोगे सर आर्कियोलॉजिस्ट करते क्या है, आर्कियोलॉजिस्ट नॉर्मली क्या होते हैं, इनको जो पुरातत्व विभाग है हमारा, पुरातत्व विभाग मतलब क्या, नॉर्मली ज़मीन के अंदर देखो बहुत सारे राज छुपे हैं, उन राज को बाहर निकालना। अगर आप बोलोगे पुराने ज़माने में आपने देखा होगा इजिप्ट में पिरामिड्स थे, पिरामिड्स अभी भी है, पिरामिड्स है, उसमें आप देख सकते हो ममीज़ आपको मालूम होगा। तो उस मम्मी का जो भी रिसर्च करते हैं वो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, इतना याद रखिए। तो आर्कियोलॉजिस्ट मतलब क्या, इतिहास उनको बहुत अच्छा लगता है। तो जिनको इतिहास अच्छा लगता है, हिस्ट्री अच्छा लगता है, तो उनके लिए आर्कियोलॉजिस्ट इज़ द बेस्ट करियर। अगर आप आर्कियोलॉजिस्ट बन गए तो हमेशा याद रखिए आपको ऐसे प्लेस को विज़िट देने का मौका मिलेगा जो आपने कभी देखा भी नहीं होगा या सपने में सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि उसमें अलग अलग प्लेस पे जाके उधर क्या चल रहा है, ज़मीन में क्या है, वो सब आपको देखना पड़ता है। ठीक है, मतलब ये एक तरीके का रिसर्च ही हुआ। उसके बाद स्किल डेवलपमेंट। अभी स्किल डेवलपमेंट मतलब क्या, अगर आपके अंदर अगर राइटर बनने की, या लेखक बोलते हैं हम लोग, राइटर बनने की अगर कला है, अगर डांस की कला है, तो आप आर्ट्स के थ्रू अपना वो शौक़ भी पूरा कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद ग्रेजुएशन मतलब डिग्री लेना। एक्चुअली अभी नॉर्मली हमारे भारत देश में अभी पढ़ाई का जो भी स्तर है वो बढ़ रहा है, ओके, शिक्षा का स्तर अभी बढ़ रहा है। तो हमेशा याद रखिए आगे जाके एक कंडीशन होने वाली है नौकरी पाने के लिए कि जो बंदा नौकरी के लिए जाने वाला है उसको डिग्री मिलना आवश्यक है, डिग्री उसके पास होनी चाहिए। तो डिग्री मिलना मतलब 15वीं तक सीखना, बराबर है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रेजुएशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ग्रेजुएशन बोलेंगे। उसके बाद एक नई एग्ज़ाम नेट सेट। अभी आप बोलोगे सर नेट सेट क्या होता है, तो नेट सेट होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट और सेट होता है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर आपको डिग्री कॉलेज को पढ़ाना है, डिग्री कॉलेज मतलब क्या, 13, 14, 15, अगर आपको इनको पढ़ाना है तो आपको नॉर्मली मास्टर्स करने पड़ते हैं। मतलब पहले आप डिग्री लोगे, बैचलर बोलते हैं डिग्री को, उसके बाद 2 साल का ये कोर्स होता है मास्टर्स का। उसके बाद आपको ये एग्ज़ाम देने का मौका मिलता है। अगर ये एग्ज़ाम आपने पास कर ली या क्लियर कर ली तो आपको 13, 14, 15 किसी भी कॉलेज में जहाँ जगह खाली है या जहाँ आपके पेपर में एडवर्टाइज आई है, अगर उनके जो भी शर्त है अगर आप वो पूरा कर रहे हो और अगर आप ये भी पास हो तो आपको उधर काम करने का, एज अ प्रोफेसर काम करने का मौका मिलेगा। एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर काम करने का मौका मिलेगा। लेकिन दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। ये नेट ऑल ओवर इंडिया रहती है और ये सेट सिर्फ हमारे महाराष्ट्र के लिए मर्यादित है, इतना याद रखिए। ठीक है, तो देखो आर्ट्स में इतने करियर है,
इससे भी बहुत ज़्यादा करियर होंगे। आपने अलग अलग यूट्यूब वीडियो पे, अगर आप यूट्यूब पे आपको बहुत ऐसे वीडियो मिलेंगे कि मैं ये करना चाहता हूँ, मैं वो करना चाहता हूँ, मैंने ये किया तो मुझे ये सफलता मिली। लेकिन जो पुराने ज़माने से आ रहा है और अभी जिस क्षेत्र में आपको अच्छा कार्य करने की जो भी मौका मिलने वाला है वो ये सब है। ठीक है, तो आर्ट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो आर्ट्स के बारे में आप क्या सीख रहे हो? टीचर, जर्नलिज्म, लॉयर, रिसर्च, फाइन आर्ट्स, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आर्कियोलॉजी, स्किल डेवलपमेंट, ग्रेजुएशन एंड नेट सेट। बराबर है। चलो अभी हम लोग जाएंगे कॉमर्स। अभी आप बोलोगे सर कॉमर्स में, तो कॉमर्स में क्या हो सकता है? तो मुझे लगता है जब भी आप 10वीं में थे तब आपको आपके क्लास टीचर या आपके जो प्रोफेसर्स हैं वो हमेशा पूछते थे आप क्या लोगे 11th और 12th, 11 में क्या लोगे, कौन सा स्ट्रीम चुनोगे? तो आप हमेशा कॉमर्स बोलते थे कि कॉमर्स से नाम बहुत बड़ा है और सब जगह फैला है और कॉमर्स को बहुत ज़्यादा प्रतिशत स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं। अभी कॉमर्स मतलब क्या होता है? तो नॉर्मली कोई बिज़नेस अगर आपको ओपन करना है तो इतना याद रखिए उस बिज़नेस में कितना फ़ायदा हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, वो जो भी क्या बोलते हैं हिसाब रखने का काम कहाँ हम लोग सीखते हैं? हम लोग सीखते हैं कॉमर्स फील्ड में। तो इतना याद रखिए अगर बिज़नेस करना है तो नॉर्मली कॉमर्स की जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, चलो तो कॉमर्स बहुत अच्छा क्षेत्र है। आपको आपके अंदर के जो भी कला गुण है वो दिखाने का भी मौका आपको इस क्षेत्र में मिल सकता है। ठीक है, चलो कॉमर्स के थ्रू देखो आप क्या क्या बन सकते हो। तो ऑब्वियसली टीचर बन सकते हो, जैसे मैंने बताया। इधर आप बीए मतलब बैचलर ऑफ आर्ट्स बनोगे, इधर आप बीकॉम करोगे, बैचलर ऑफ कॉमर्स। ठीक है, उसके बाद लॉयर भी बन सकते हो आप। बीकॉम के बाद आप एलएलबी की डिग्री भी ले सकते हो। उसके बाद कॉमर्स में सबसे बड़ी फील्ड जो है या हम लोग बोलते हैं ना कि उच्चतम स्थान, कॉमर्स में उच्चतम स्थान जो होता है वो है सीए। सीए का फुल फॉर्म है चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्या फुल फॉर्म है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो ये जो है ये डिग्री जो है वो सीए में बहुत बड़ी मानी जाती है। तो अगर उसको पास करना है तो आपको मेहनत करने की ज़रूरी है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि 11th 12th कॉमर्स से पास करने के बाद आपको कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम देने होते हैं, उसको बोलते हैं सीपीटी या आईपीसीसी एग्ज़ाम्स होते हैं। उसके बाद आपको डिग्री लेनी पड़ती है और आप फाइनल सीए के लिए अपियर हो सकते हो। इतना याद रखिए जितनी बड़ी डिग्री होती है, जितनी बड़ी पोस्ट होती है, उतनी कठिनाइयाँ भी ज़्यादा होती है। तो इसमें कठिनाइयाँ बहुत है। अगर आप हर साल का रिज़ल्ट देखोगे सीए का तो हमेशा याद रखो सीए में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट पास नहीं होते हैं। जो पूरी मेहनत पूरी लगन से अगर पढ़ाई कर रहा है वही इस सीए क्षेत्र में सफल हो सकता है। ठीक है, उसके बाद सीएस मतलब क्या? कंपनी सेक्रेटरी। ये भी सीए सरी का ही पूरा क्या बोलते पूरा सब्जेक्ट है सीएस, कंपनी सेक्रेटरी। इसमें भी आपको उस एग्ज़ाम के थ्रू जाना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद एमबीए। अभी कुछ सालों पहले एमबीए का फुल फॉर्म है मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशंस। तो आप देख सकते हो कुछ साल पहले अगर कोई बंदा एमबीए कर ले तो उसको बहुत बड़ा माना जाता था। लेकिन जैसे जैसे टाइम मतलब समय बीतता गया वैसे वैसे एमबीए को और महत्व आने लगा। लेकिन पहले एमबीए सिर्फ बोलते थे, लेकिन अभी एमबीए के भी कुछ क्षेत्र बढ़ चुके हैं। एमबीए इन फाइनेंस होता है, उसके बाद एमबीए इन और कोई क्षेत्र होगा। तो याद रखना एमबीए आपको डिग्री के बाद करने का मौका मिलता है। अगर आपने एमबीए किया तो आपको बैंक में काम करने की जो भी अपॉर्चुनिटीज़ है, जो भी मौका है वो जल्दी मिल जाता है। प्लस आप बड़े बड़े एमएनसी मतलब मल्टीनेशनल कंपनी, मतलब जो कंपनी बहुत कंपनी से डील करती है उस कंपनी में भी काम करने का मौका आपको ज़रूर मिलेगा। वो मैंने देखो आगे लिखा होगा एमएनसी मतलब क्या? मल्टीनेशनल कंपनीज। ठीक है, उसमें आपको काम करने का मौका मिलेगा। उसके बाद ग्रेजुएशन जो भी है बीकॉम, इधर बीए था इधर बीकॉम, डिग्री मिलेगी आपको। उसके बाद आपको बैंक अपॉर्चुनिटीज़, तो आपको बैंक में काम करने का मौका मिल सकता है। अगर किसी का सपना है बचपन से कि मुझे बैंकर बनना है, मुझे बैंक में काम करना है, तो हमेशा वो कॉमर्स के थ्रू वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक बात याद रखना, डिग्री कंपलसरी होती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर से नेट सेट, जैसे मैंने इसमें बताया नेट सेट आप इस ब्रांच के इस स्ट्रीम के थ्रू भी आप दे सकते हो। ठीक है, अगर प्रोफेसर बनना है आपको तो असिस्टेंट प्रोफेसर।
चलो, तो मैंने आपको बता दिया कॉमर्स के बारे में। कॉमर्स में इतनी पूरी जो भी आपको कार्य करने की इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है, ठीक है। तो कॉमर्स में आप क्या बन सकते हो, फिर से एक बार रिप्ले कर लेते हैं हम लोग। टीचर बन सकते हो, लॉयर बन सकते हो, सीए बन सकते हो, सीएस बन सकते हो, एमबीए बन सकते हो, ग्रेजुएट हो सकते हो, एमएनसीज में काम कर सकते हो। एमएनसी मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज होती है। बैंक अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती है। नेट सेट पास करके, मास्टर्स करके, नेट सेट पास करके आप असिस्टेंट प्रोफेसर किसी कॉलेज में पढ़ा सकते हो, ठीक है, अगर आपको उस क्षेत्र में अगर लगाव है तो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आर्ट्स और कॉमर्स के बारे में मैंने तो बता दिया आपको। अभी जिस क्षेत्र में मैं काम कर रहा हूँ वो मेरा फेवरेट है साइंस क्षेत्र। तो इस साइंस क्षेत्र में मैं अभी काम कर रहा हूँ। तो देखो साइंस में क्या होता है, अभी हमेशा एक बात बोली जाती है कि आर्ट्स में बहुत कम प्रतिशत वाले जाते हैं, कॉमर्स में उससे ज़्यादा प्रतिशत वाले जाते हैं, और साइंस में तो जिसको हाई परसेंटेज आया है, जिसको ज़्यादा प्रतिशत परसेंटेज आए हैं उसको एडमिशन लेना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, उसके बारे में अभी 5 मिनट में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। चलो, साइंस में आप क्या क्या कर सकते हो। तो साइंस, अगर आपने 11th में साइंस लिया तो आपके पास बहुत मौके हैं। आपके पास 3 एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के चांसेस है। 3 एंट्रेंस एग्ज़ाम मतलब हम लोग बोलते प्रवेश परीक्षा, उसको क्या बोलते हैं, प्रवेश परीक्षा। मतलब आप उस फील्ड में जा सकते हो, उस फील्ड में जाने के लिए आपको एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा, ओके। तो साइंस में आप देख सकते हो सीईटी, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट बोलते हैं हम लोग, जेई और नीट, ये 3 एग्ज़ाम आप दे सकते हो। तीनों के तीनों दो या तीनों में से एक दो, आपकी मर्ज़ी। अगर आप सीईटी दे रहे हो तो आपको नॉर्मली फार्मासिस्ट मतलब क्या, जो दवाई शास्त्र होता है, दवाई कैसे बनती है, मेडिकल में जो काम करते हैं, उन्होंने नॉर्मली सीईटी के थ्रू सीईटी एग्ज़ाम पास करके फार्मेसी जो क्षेत्र है उसमें उन्होंने अपना अध्ययन किया होता है, ओके। जेई नॉर्मली किसके लिए वैलिड होती है, इंजीनियरिंग के लिए। सीईटी से भी आप इंजीनियर में जा सकते हो, याद रखना, सीईटी से आप इंजीनियर में जा सकते हो, लेकिन सीईटी से आप सिर्फ महाराष्ट्र के कॉलेज में इंजीनियरिंग जा सकते हो, इतना याद रखिए। और जेई के थ्रू आप ऑल ओवर इंडिया कहीं भी आप अगर जेई के क्वालिफाई किया, उनके क्वालिफाई में मार्क्स होते हैं, तो अगर आपने जेई क्वालिफाई किया है, जेई के 2 प्रकार होते हैं, एक जेई मेंस और एक जेई एडवांस। जेई मेंस देने के बाद आपका रिज़ल्ट लगता है, उस रिज़ल्ट के हिसाब से आपको कॉलेज का जो कट ऑफ होगा उस रिज़ल्ट के हिसाब से आपको कॉलेज मिल सकता है इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है। अगर जेई मेन देने के बाद अगर आप जेई एडवांस के लिए सिलेक्ट हो रहे हो, तो जेई एडवांस में आप पास हो गए, क्लियर कर लिया, तो आपको जो बोलते साइंस में सब लोगों का ड्रीम होता है, सपना होता है आईआईटी में जाने का, तो आप जेई एडवांस के थ्रू आईआईटी में अध्ययन कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो। चलो, तो अभी देखते हैं, मैंने आपको बताया सीईटी जेई के बारे में, उसके बाद मैं बताने वाला हूँ नीट के बारे में। अभी ये नीट जो एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम नॉर्मली डॉक्टर्स के लिए होती है, मतलब एमबीबीएस और बीडीएस के लिए। नीट इज़ नॉर्मली फॉर दिस 2 कोर्सेज, एमबीबीएस एंड बीडीएस। लेकिन अभी नीट बीएएमएस बीएचएमएस के लिए भी ज़रूरी है, ओके। चलो, तो डॉक्टर मतलब नीट का एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा, उसमें भी क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं, हर साल मार्क्स बदलते रहते, इतना याद रखिए। पिछले साल अगर कुछ अलग मार्क्स पे एडमिशन मिला है तो इस साल उसी मार्क्स पे एडमिशन लेगा, ऐसा नहीं होता है। हर साल इसके जो भी कट ऑफ होते हैं या क्राइटेरिया होता है या इसके जो भी शर्त होती है वो हमेशा बदलते रहती है। उसके बाद देखो, मैंने अभी बताया इन तीनों के माध्यम से आप क्या बन सकते हो। तो आप इंजीनियर बन सकते हो, कोई सा भी इंजीनियर में बहुत ब्रांचेस है, मैकेनिकल है, सिविल है, EXTC है, इलेक्ट्रॉन टेलीकम्युनिकेशन, वो बन सकते हो। डॉक्टर तो बन सकते हो, नर्सिंग, अभी आप देख सकते हो हमारा देश जिस स्थिति से लड़ रहा है उस स्थिति में जो भी काम कर रहे हैं हमारे नर्सेस, जो क्षेत्र बहुत अच्छा है। अभी आगे भी जाके नर्स क्षेत्र में जो नर्सिंग क्षेत्र है उसमें और मौके मिलने वाले हैं आपको। तो अगर आपने 12th के बाद नर्सिंग में एडमिशन लिया तो बहुत आपको अच्छा सुनहरा मौका मिल सकता है काम करने का। उसके बाद एज ए टीचर, जैसे मैंने बताया, तीनों में से आप टीचर बन सकते हो। बीएससी के बाद एक्चुअली इसमें बैचलर ऑफ आर्ट्स होता है, बीए होता है, इसमें बीकॉम होता है, तो इसमें बीएससी होता है, ओके, बैचलर ऑफ साइंस। और उसमें अगर आपने बीएड की डिग्री ली तो आप स्कूल में पढ़ा सकते हो, ठीक है। उसके बाद रिसर्च को हम लोग नॉर्मली संशोधन बोलते हैं। तो साइंस में बहुत संशोधन होता है, ओके, हर दिन कुछ नया नया आ जाता है।
ठीक है। उनको जो नया आ जाता है उसके बारे में जो बुक लिखी जाती है, जिस बुक में उसका जिक्र होता है उसको हम लोग जर्नल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जर्नल्स। तो जर्नल्स में आपने जो संशोधन किए हैं उसके आर्टिकल्स आते हैं। ओके, उसको हम लोग बोलते हैं पीएचडी भी बोलते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेट और सेट, ऑब्वियसली इधर भी नेट सेट देना, इधर भी नेट सेट देना, इधर भी नेट सेट देना। नेट सेट का एक ही मतलब है कि आप डिग्री कॉलेज को पढ़ा सकते हो, और नेट सेट देने के लिए एक क्राइटेरिया है, एक शर्त ऐसी होती है कि आपको डिग्री तो मिलनी चाहिए, प्लस उसके बाद आपको मास्टर्स भी होना चाहिए। मास्टर्स 2 साल का कोर्स होता है। ठीक है, उसके बाद सुनहरा सपना होता है सबका, मुझे साइंटिस्ट बनना है, तो आप साइंटिस्ट भी बन सकते हो। ओके, उसके बाद फॉरेंसिक साइंस। अब ये फॉरेंसिक साइंस क्या होता है? तो आप, मुझे लगता है सीआईडी देखते रहेंगे, सोनी टीवी पे आता है सीआईडी, तो वो अभी पहले आता था, अभी भी लगता है, शायद कहीं ना कहीं तो लगा होगा सीआईडी। तो ये सीआईडी में आप देख सकते हो डॉक्टर सालुंखे। तो डॉक्टर सालुंखे जो काम करते हैं, मतलब फॉरेंसिक, मतलब गुनाह कैसे हुआ है, गुनाह कैसे हुआ है, जो या कोई भी अगर कुछ डेड बॉडी मिल गई तो उसके ऊपर से कुछ मिल रहा है क्या, उसमें कुछ कुछ अलग सुराग मिल रहे हैं क्या, तो वो जो काम करते हैं वो ये फॉरेंसिक साइंस वाले करते हैं। ओके, तो इसमें भी आपको काम करने का मौका मिलेगा। ठीक है, उसके बाद अपॉर्चुनिटीज़ इन वेरियस साइंटिफिक फील्ड। अभी जो भी साइंस का बहुत वास्ट फील्ड है, वास्ट मतलब बहुत बड़ा फील्ड है, साइंस के बहुत ब्रांचेस है, लेकिन आपको, अगर आपने साइंस लिया तो आप उस ब्रांचेस में जाके अपना जो भी है कार्य, बोलते ना कार्य, आप अच्छे से कर सकते हो। और अगर आपको नॉर्मली बोलते ना आर्मी में जाना है, आर्मी, उसके बाद एयरफोर्स में जाना है, नेवी में जाना है, तो आपको एनडीए एग्ज़ाम पास करनी पड़ती है। ये एनडीए एग्ज़ाम नॉर्मली 12th के बाद उनका एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, नवंबर में होता है शायद, एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। उस एंट्रेंस एग्ज़ाम में अगर आपने क्लियर किया, उनके बाद उनके फिज़िकल टेस्ट होते हैं, उनके कुछ अपने टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट अगर आपने क्लियर कर लिए तो आपको आर्मी में भर्ती किया जाता है। तो उसके लिए हमेशा याद रखिए, एनडीए के लिए अगर आपको आर्मी में जाना है तो उसके लिए मैथ्स एंड फिजिक्स कंपलसरी होता है। ओके, और मैथ्स और फिजिक्स आप किस में पढ़ सकते हो? सिर्फ साइंस में पढ़ सकते हो। कॉमर्स में और आर्ट्स में तो फिजिक्स होता ही नहीं है, मैथ्स होता है लेकिन फिजिक्स नहीं होता। ठीक है, तो देखो मैंने आपको जानकारी दे दी है। सीईटी, जेईई, नीट, इंजीनियर, डॉक्टर, नर्सिंग, टीचर, रिसर्च, नेट सेट, साइंटिस्ट, फॉरेंसिक साइंस, अपॉर्चुनिटीज़ इन वेरियस साइंटिफिक फील्ड, एंड लास्टली एनडीए। ठीक है, तो देखो आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस के बारे में जितने भी क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में आप जाकर अपनी ज़िंदगी बदल सकते हो, उस क्षेत्र के बारे में मैंने आपको क्या बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन दे दी है। ठीक है, अभी बहुत से स्टूडेंट एक सोचते हैं कि मुझे कुछ सरकारी अफसर बनना है, मुझे बड़ा ऑफिसर बनना है। तो बड़ा ऑफिसर बनना है मतलब क्या? आईएएस ऑफिसर या आईपीएस ऑफिसर या आईआरएस ऑफिसर या आईएफएस ऑफिसर। तो ये बनने के लिए डायरेक्टली बनता कोई भी, ये बनने के लिए एक एग्ज़ाम होती है, उस एग्ज़ाम का नाम है, देखो मैंने नीचे लिखा है और उसको मैंने बॉक्स भी किया है, उसका नाम है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और बहुत लोगों का, इंडिया में बहुत लोगों का, अपने भारत देश में बहुत लोगों का ये सपना है कि उनको सिविल क्षेत्र मतलब क्या, नागरिक क्षेत्र में जाना है। नागरिक क्षेत्र मतलब लोगों के लिए कुछ करना है, तो उसके लिए ये एग्ज़ाम पास करने पड़ते हैं। और ये एग्ज़ाम पास करना आसान नहीं है, इसके लिए बहुत पढ़ना पड़ता है। अगर आपने मन में गांठ बांध ली है कि मुझे बनना ही बनना है, तो आपको खुद को इस एग्ज़ाम के लिए पूरा झोंक देना पड़ेगा। ओके, पूरा आपको टाइम उसको देना पड़ेगा। तो अगर आपको आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, आईआरएस ऑफिसर, आईएफएस ऑफिसर अगर बनना है तो आप यूपीएससी के लिए तैयारी कर सकते हो। और यूपीएससी देने का सिर्फ और सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है कि आपको डिग्री चाहिए। तो 12वीं के बाद आप 10वीं के बाद कौन सा भी शाखा चुनिए, और 12वीं होने के बाद अगर आप 13वीं, 14वीं, 15वीं मतलब FY, SY, TY कंटिन्यू कर रहे हो, तो उसमें आप रेगुलर अध्ययन के साथ यूपीएससी का भी अध्ययन कीजिए। और किसी को पहले अटेम्प्ट में ही, पहले कोशिश में ही सफलता मिलती है, किसी को 5-6 कोशिशों में सफलता मिलती है, लेकिन कोशिश ज़रूर करते रहें। ठीक है,
तो यूपीएससी और एक एग्ज़ाम होती है एसएससी। एक्चुअली एसएससी मतलब 10वीं, लेकिन इसमें मैं जो एसएससी लिखा है वो एसएससी अलग है। इसको बोलते हैं हम लोग स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। क्या बोलते हैं? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इसमें भी हम लोग सरकारी अधिकारी बन सकते हैं, लेकिन ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ये नॉर्मली केंद्र सरकार द्वारा चलाया जाता है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चलाया जाता है। तो इनकी भी एग्ज़ाम्स होती है और इन एग्ज़ाम में अगर आप पास हो गए तो आपको ग्रेड ऑफिसर्स बना दिया जाता है, मतलब ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड डी, किस ग्रेड के लिए वो एग्ज़ाम ली गई है आपको वो पोस्ट प्रदान की जाती है, अगर आपने उनकी शर्तें अगर पूरी की हो गई तो। ठीक है, तो बेटा देखो मैंने आपको सब एग्ज़ाम्स के बारे में और सब क्षेत्र के बारे में आपको जानकारी दे दी है। तो अभी मैं मेन मुद्दे पे आता हूँ। नॉर्मली क्या होता है, हमारे समाज में एक विचारधारा है कि 90% वाला, 90% वाला लड़का या लड़की साइंस में जाना चाहिए, 80% या 80 से कम है उनको कॉमर्स में जाना चाहिए और 60% से कम है उनको आर्ट्स में जाना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने मन में ठान लिया कि मुझे यही बनना है तो 90% होके भी अगर आप आर्ट्स में चले गए, दुनिया तो बोलेगी, दुनिया दो बाजू से बोलती है, एक हाँ भी बोलती है, एक नहीं भी बोलती है। लेकिन जब आपका सपना पूरा होगा तो सब लोग कहेंगे देख मैंने बोला था ना तो इसमें जा। याद रखना, ठोकर मिलेगी तुम लोग को, ज़िंदगी में ठोकर बहुत मिलती है, लेकिन ठोकर मिलने के बाद ही आदमी सयाना होता है। ये मैंने सुना है और मुझे भी बहुत ठोकर मिले मेरी ज़िंदगी में। ओके, तो ठोकर बिना ज़िंदगी चलती नहीं है। तो प्लीज़ अपने मन से ये जो भी बोलते हैं ना, कम भावना होती है ना, हीन भावना बोलती है ना कि मुझे कम परसेंट मिलेगा तो मैं ये चुन लूँगा, ऐसा नहीं है। आपको जो बनना है वो पहले से डिसाइड करो। ये वीडियो अपलोड करने के बाद अगर आपने मेरा वीडियो देखा और आपके मन में अगर इच्छा हो गई कि मुझे ये बनना है तो इस कितना भी परसेंटेज आए मैं इसी क्षेत्र में जाऊँगा, तो आप एक निर्णय पक्का कर लेना आपका। ठीक है, ओके। तो हमेशा याद रखो ऐसी विचारधारा हमारे समाज में चलती है, लेकिन हम वो समाज बदलने की ताकत रखते हैं। ठीक है, तो इन तीनों के अलावा और एक ब्रांच होती है, उसका नाम है डिप्लोमा। अभी बहुत से स्टूडेंट डिप्लोमा और आईटीआई और एक 5वीं ब्रांच आईटीआई, तो आईटीआई और डिप्लोमा के बारे में बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि आईटीआई क्या होता है और डिप्लोमा क्या होता है। उनको लगता है दोनों सेम है। नहीं, आईटीआई अलग है और डिप्लोमा अलग है। डिप्लोमा को एक दूसरा नाम है, दैट इज़ पॉलीटेक्निक। याद रखना, डिप्लोमा को दूसरा नाम है पॉलीटेक्निक। और डिप्लोमा नॉर्मली इंजीनियरिंग का होता है और आईटीआई में आपको स्किल डेवलपमेंट होता है, मतलब आप वेल्डिंग, ड्राफ्ट्समैन, इलेक्ट्रिशियन, ये जो स्किल डेवलपमेंट है वो आप आईटीआई में सीख सकते हो, इतना याद रखिए। और डिप्लोमा में आप इंजीनियरिंग का डिप्लोमा कर सकते हो। डिप्लोमा ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल का होता है और डिप्लोमा करने के बाद अगर आपने 3 साल में अच्छा स्कोर किया है, अच्छे परसेंटेज पाए हैं, अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, तो आपको सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में डिग्री में एडमिशन मिल सकता है। उसको हम लोग लैटरल एंट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैटरल एंट्री हम लोग बोलते हैं। तो आपको ये एग्ज़ाम देने की ज़रूरत ही नहीं है, सीईटी, जेईई, नीट, ये एग्ज़ाम देने की ज़रूरत ही नहीं है। आप डिप्लोमा कर सकते हो। तो अगर आपने डिप्लोमा चुना है और अगर आपको चुनना है आईटीआई और डिप्लोमा से क्या करना है, तो आप हमेशा डिप्लोमा को ज़्यादा प्रेफरेंस दीजिए। उसमें सच्ची आपको कुछ ना कुछ थियोरेटिकल बहुत ज़्यादा रहता है। आईटीआई में प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा रहता है और डिप्लोमा में थियोरेटिकल ज़्यादा है। प्रैक्टिकल भी होता है लेकिन थियोरेटिकल ज़्यादा होता है। ओके, तो मैंने आपको 3 शाखा के बारे में, 3 स्ट्रीम्स के बारे में, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस के बारे में बता दिया और मैंने आपको आईटीआई और डिप्लोमा के बारे में बता दिया है। अभी आपका रिज़ल्ट निकलने वाला है और मैं आशा करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप सबको अच्छे परसेंटेज मिले और आप अपने मन में अभी से ठान लो कि मुझे क्या बनना है और उसके बाद कितने भी परसेंटेज आए तो भी उस क्षेत्र को ही चुनना है आपको। ठीक है, और हमेशा याद रखिए यूपीएससी आप किसी भी ब्रांच से दे सकते हो। उसके लिए ऐसा नहीं है कि साइंस से चाहिए, कॉमर्स से चाहिए या आर्ट्स से चाहिए, ऐसा नहीं। अगर आप किसी भी स्ट्रीम से उत्तीर्ण हुए हो, पास हुए हो, आपको डिग्री मिली है तो आप यूपीएससी के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो यूपीएससी के बारे में जानने के लिए आप नॉर्मली उनके वेबसाइट पे जाइए। यूपीएससी की वेबसाइट है हमारे भारत सरकार की, उसके ऊपर आपको वो जानकारी प्राप्त होगी। ठीक है, चलो तो आज के लिए मैं अभी रुक रहा हूँ। तो मुझे लगता है ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत काफ़ी है। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन आपके फ्रेंड्स या आपके पेरेंट्स या आपके रिलेटिव्स आपको दे रहे तो उस इन्फॉर्मेशन के बारे में भी सोचना है। लेकिन वीडियो देखने के बाद आपको ये वीडियो कैसा लगा और प्लीज़ मुझे उस वीडियो में कमेंट कीजिए। अगर आपको किसी और ब्रांच के बारे में अगर जानकारी चाहिए तो मुझे वीडियो में लिख के भेजिए कि सर मुझे इस वीडियो के बाद इस
क्षेत्र के बारे में मुझे जानकारी चाहिए, तो मैं उस क्षेत्र के बारे में वीडियो बनाने का कोशिश करने वाला करूँगा। ओके, तो ये वीडियो देखने के बाद आपको कैसा लगा प्लीज़ 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 आप कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज़ आगे के ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए फ़िलहाल मैं आपको मैं रुक रहा हूँ और नेक्स्ट वीडियो में ऑब्वियसली मैं आपको और मार्गदर्शन करूँगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।